नमस्कार। आज सोमवार 27 अक्टूबर 2025 है और हम लेकर आए हैं भारतीय व्यापार और वित्त जगत की ताज़ा हलचल का एक गहरा विश्लेषण। हमारे पास आज कई सारे स्रोत हैं, कंपनियों के नए नतीजे, बड़ी घोषणाएं, आर्थिक रुझान बताने वाले आंकड़े। हमारा मकसद है इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना और समझना कि आखिर चल क्या रहा है, क्या पैटर्न है और आगे क्या हो सकता है। आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनियां एक तरह से मिली जुली हवा में अपना रास्ता बना रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का माहौल वाकई काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो ये तिमाही नतीजों का मौसम चल रहा है और ये दिखा रहा है कि कुछ सेक्टर तो अच्छी उड़ान भर रहे हैं, पर कुछ में अभी भी थोड़ी सुस्ती है। हाँ। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारी नीतियां जैसे जीएसटी में बदलाव या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी नई तकनीकें, ये सब कारोबार करने के तरीके को बदल रही हैं। सही बात है। और हाँ, वैश्विक मंच पर भी जो हो रहा है, चाहे वो रूस पर प्रतिबंध हो या चीन का वो रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण, उसका असर भी यहाँ महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आज ये देखना वाकई काफी रोचक होगा कि कंपनियां इन सब के बीच कैसे संतुलन बना रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनियों के दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजों से। जैसा आपने कहा, तस्वीर काफी मिली-जुली है। कुछ कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया है। मिसाल के तौर पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL, हाँ, CPCL वो घाटे से निकलकर सीधे 719 करोड़ के मुनाफे में आ गई है। ये शायद बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन का असर है। हाँ बिल्कुल। CPCL और इंडियन ऑयल जैसी जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, उनके लिए मार्जिन अच्छे रहे हैं इस तिमाही में। ये दिखाता है कि कैसे कुछ कमोडिटी से जुड़े बिजनेस बाहरी फैक्टर्स की वजह से चमक सकते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, जाहिर है। सही। हैट्सन एग्रो का मुनाफा भी देखिए, 70% बढ़ा है, 109.54 करोड़ रुपए। ये शायद मजबूत उपभोक्ता मांग का संकेत हो सकता है। अच्छा। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प का भी मुनाफा करीब 20% बढ़ा है, जो निवेश गतिविधियों में स्थिरता दिखाता है। और IT सेक्टर, वहां भी कुछ अच्छी खबरें हैं ना। कोफोर्ज का मुनाफा 86% बढ़कर 376 करोड़। हाँ, कोफोर्ज। और E-क्लर्क सर्विसेज का 31% बढ़कर 183 करोड़। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। क्या ये दिखाता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग अभी भी बहुत तेज है? निश्चित रूप से। IT सेवा कंपनियां जैसे कोफोर्ज और E-क्लर्क्स ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी पर जो खर्चा बढ़ रहा है, उसी को दर्शाता है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, तस्वीर मिली जुली है। मतलब हर सेक्टर या हर कंपनी इतनी भाग्यशाली नहीं रही। हाँ, ये बात सही है। कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जैसे सुमितोमो केमिकल, उनका मुनाफा करीब 7.5% गिरा है और उन्होंने मार्जिन पर दबाव का भी जिक्र किया जी। और गैलेक्सी बेयरिंग्स को तो घाटा ही हुआ है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो पाइप्स वगैरह बनाती हैं, उनका मुनाफा 20% गिरा और उन्होंने भविष्य के लिए अपनी वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीदें भी घटा दी हैं। ये चिंता की बात है क्या? देखिए, ये अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। सुमितोमो केमिकल का मामला दिखाता है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में भी सब एक जैसा नहीं कर रहे हैं। कुछ कंपनियां लागत या मांग के दबाव में हैं, ये साफ है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का गाइडेंस घटाना, हाँ, वो थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि शायद निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी मांग में कुछ सुस्ती आ रही है, या कम से कम अनिश्चितता तो है ही। और बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल है? कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा 11% गिरा है। हाँ, कोटक बैंक के नतीजे बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर भी कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है, खास तौर पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पर दबाव। अच्छा। मतलब बैंकों की उधारी पर कमाई का मार्जिन कम होना और साथ ही बढ़े हुए प्रावधान यानी प्रोविजनिंग, जो संभावित डूबे कर्जों के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ता है। ये दिखाता है कि जहां एक तरफ लोन की मांग है, वहीं दूसरी तरफ लागत और जोखिम दोनों बढ़ रहे हैं। और ज़ेन टेक्नोलॉजीज, उनका मुनाफा खरीद में देरी की वजह से गिरा, ऐसा कहा गया। हाँ, ये सप्लाई चेन या फिर सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में दिक्कतों का संकेत हो सकता है। और SRF, उनका मुनाफा लगभग दुगना हुआ, लेकिन फिर भी बाजार की उम्मीदों से कम रहा। ये क्या बताता है? SRF का मामला दिलचस्प है। देखिए, मुनाफा दोगुना होना तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीदों से कम रहना ये दिखाता है कि बाजार शायद स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ऊंची उम्मीदें लगा बैठा था। तो ये निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर सकता है। कुल मिलाकर
आज के नतीजों में एक पैटर्न सा दिख रहा है। क्या पैटर्न है वो? वो ये कि जहां कमोडिटी से जुड़े या वैश्विक मांग पर निर्भर बिजनेस हैं, जैसे रिफाइनिंग या कुछ आईटी कंपनियां, वो अच्छा कर रहे हैं। वही जो घरेलू मांग और लागत के दबावों से जूझने वाले बिजनेस हैं, जैसे कुछ बैंक या पाइपिंग कंपनियां, वो ज्यादा चुनौती महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी है वो शायद अभी भी पूरी तरह एक समान नहीं है। ये नतीजों का विश्लेषण तो काफी दिलचस्प है, लेकिन कंपनियों की दुनिया में सिर्फ नतीजों के आंकड़े ही नहीं होते हैं। उनके बड़े फैसले, उनकी रणनीतियां, वो भी बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो नतीजों में ये जो दबाव और अवसरों की तस्वीर दिख रही है, क्या वही हमें कंपनियों के बड़े फैसलों में भी नजर आती है? आज कई बड़ी घोषणाएं हुई। बिल्कुल, और खास तौर पे जो विस्तार और निवेश की घोषणाएं हैं वो ध्यान खींच रही हैं। जैसे स्पाइसजेट, वो सर्दियों में अपनी उड़ानें दुगनी करके 250 प्रतिदिन कर रही है और फुकेत और अयोध्या जैसे नए रूट भी जोड़ रही है। अच्छा। ये दिखाता है कि एयरलाइन सेक्टर में रिकवरी और विस्तार की उम्मीदें काफी मजबूत हैं। और रियल एस्टेट में भी बड़ी खबर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को मुंबई के वर्ली में अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए रेरा की मंजूरी मिल गई है। हाँ, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, उनका लक्ष्य है इससे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाना। ये मुंबई के लग्जरी मार्केट में एक बड़ा दांव लगता है। बिल्कुल, और सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, सीमेंट जैसे कोर सेक्टर में भी बड़ा निवेश हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 22.8 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता विस्तार की घोषणा की है। ये FY29 तक पूरी होगी। ये दिखाता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण की लंबी अवधि की मांग को लेकर कंपनियां कितनी आश्वस्त हैं। और टेक्नोलॉजी का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी। खबरें हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 से 15 बिलियन इतना भारी भरकम निवेश कर सकती है। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि रिलायंस AI को कितनी गंभीरता से ले रहा है। साथ ही JSW एनर्जी का बैटरी प्लांट शुरू करना भी ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब देश इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर इतना जोर दे रहा है। ये सभी निवेश भविष्य के ग्रोथ इंजन में पैसा लगाने की रणनीति का हिस्सा लगते हैं। निवेश के अलावा आज कई दिलचस्प साझेदारियां और सौदे भी हुए। रैमको सिस्टम्स और ई-प्लान कंपनी का साथ आना। ये EVTOL यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमानों के मैनेजमेंट के लिए है। हाँ, भविष्य की तकनीक। सोचिए, भविष्य की उड़ने वाली टैक्सियां, उनके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए साझेदारी हुई है। ये तो बिल्कुल भविष्य की तकनीक लगती है। हाँ, ये भविष्य की ओर एक कदम ही है। इसी तरह LT माइंट्री ने एक वैश्विक रसायन और पॉलीमर निर्माता के साथ 100 मिलियन का सौदा हासिल किया है। ये IT कंपनियों की लगातार बढ़ती ताकत का एक और सबूत है। और रिलायंस और मेटा रिलायंस और मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का AI के लिए 8555 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर यानी JV बनाना। ये दिखाता है कि AI के क्षेत्र में भारतीय और वैश्विक दिग्गज कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। एक और दिलचस्प साझेदारी है होंडा की। उन्होंने भारत की OMC पावर में निवेश किया है और उनका मकसद है इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बैटरियों का दोबारा इस्तेमाल करना। ये सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अच्छा कदम लगता है। बिल्कुल, ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही टाटा सन्स की जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इकाइयां हैं, वो 29 बिलियन के बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही हैं। वो दिखाता है कि कंपनियां विस्तार के लिए पूंजी बाजार का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। तो अगर हम इन सब गतिविधियों को एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहला, विकास और विस्तार पर जबरदस्त फोकस है। हाँ। दूसरा, टेक्नोलॉजी, खासकर AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई मोबिलिटी जैसे EVTOL, ये सब कारोबार के केंद्र में आ रहे हैं। इन बड़ी घोषणाओं के बीच कंपनियों के अंदरूनी मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। SRF की CFO दिसंबर में पद छोड़ रहे हैं। जी। कई कंपनियों में नए कंपनी सेक्रेटरी या CFO नियुक्त हुए हैं। नीलकंठ रॉक मिनरल्स, मार्बल सिटी, SVI इंडिया, मयूर लेदर वगैरह। और हुतमाकी इंडिया के MD भी इस्तीफा दे रहे हैं। ये सामान्य बदलाव हैं या कुछ और संकेत करते हैं? देखिए, ज्यादातर तो ये सामान्य कॉर्पोरेट गतिविधियां ही लगती हैं, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव पर बाजार की नजर हमेशा रहती है, खासकर तब जब कंपनी किसी बड़े बदलाव या चुनौती के दौर से गुजर रही हो। ये शासन और उत्तराधिकारी योजना का हिस्सा होता है। शेयर धारकों के लिए भी कुछ खबरें थी। फाइनोटेक्स केमिकल और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर को मंजूरी दी है। हाँ, ये शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव्स हैं। मनी बॉक्स फाइनेंस भी बोनस इशू पर विचार करेगी। और E-क्लर्क सर्विसेज ने 300 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा की है। ये बायबैक का क्या मतलब होता है निवेशकों के लिए?
संक्षेप में। शेयर बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती है। इससे बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या कम हो जाती है, तो इससे प्रति शेयर आय ईपीएस बढ़ सकती है और अक्सर शेयर की कीमत को भी समर्थन मिलता है। ये एक तरह से कंपनी के प्रबंधन का अपनी संभावनाओं में विश्वास भी दिखाता है और शेयर धारकों को नकदी लौटाने का एक तरीका भी है। लेकिन आज का दिन सिर्फ अच्छी खबरों का ही नहीं रहा। कुछ विवाद और स्पष्टीकरण भी सामने आए। टीसीएस को यूके की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन करना पड़ा। उन्हें मार्क्स एंड स्पेंसर एमएनएस के साथ अनुबंध समाप्ति और एक साइबर हमले से जोड़ा जा रहा था। हाँ, टीसीएस ने साफ किया कि ये दोनों मामले अलग हैं। इसी तरह एलआईसी ने भी वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें आरोप था कि उन पर अडानी समूह में निवेश करने के लिए दबाव डाला गया था। जी, एलआईसी ने भी साफ किया कि उनके निवेश निर्णय स्वतंत्र होते हैं और आरबीएल बैंक ने भी ज़ीरोधा के साथ किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नियामक यूएसएफडीए ने दवा कंपनी हिटेरो की विशाखापट्टनम इकाइयों पर कुछ चिंताएं जताई हैं। ये फार्मा सेक्टर के लिए ध्यान देने वाली बात है। रेगुलेटरी इश्यूज। और एक काफी अनोखा मामला सामने आया है। आरबीआई के एक अर्थशास्त्री ने एसबीआई रिसर्च पर उनकी एक रिपोर्ट से साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया है, जिसका एसबीआई ने खंडन किया है। ये सभी मामले, चाहे वो खंडन हो, नियामक चिंताएं हों या ये साहित्यिक चोरी के आरोप, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और संवाद के महत्व को दिखाते हैं। कंपनियों का तुरंत स्पष्टीकरण जारी करना ये भी दिखाता है कि वो बाजार की धारणा और अपनी साख को लेकर कितनी सजग है। और ये हमें याद दिलाता है कि बड़े कॉर्पोरेट जगत में संचालन हमेशा सहज नहीं होता। जांच और विवाद इसका हिस्सा है। तो हमने कंपनियों के नतीजों और उनकी गतिविधियों पर विस्तार से बात की। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, अर्थव्यवस्था और नीतिगत रुझानों की। यहाँ क्या चल रहा है? एक बड़ी चीज जो दिख रही है वो है जीएसटी का असर। कमर्शियल वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करने से ट्रांसपोर्टरों की लागत कम होने की उम्मीद है, जैसा क्रिसिल कह रहा है। हाँ, ये नीतिगत फैसले का सीधा असर है कारोबार पर। और वाहन पोर्टल के आंकड़े भी दिलचस्प है। वो दिखा रहे हैं कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद इस त्योहारी सीजन में 2 पहिया वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया है। ये दिखाता है कि टैक्स नीति में बदलाव सीधे उपभोक्ता व्यवहार और बिक्री को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर जब त्योहारी मांग का भी साथ हो। आर्थिक विकास के मोर्चे पर क्या खबर है? क्या अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर कर रही है? कुछ संकेत तो वैसे ही हैं। रॉयटर्स का एक पोल बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष यानी FY26 में पहले के 6.7% के अनुमान से थोड़ा तेज बढ़ सकती है। अच्छा। और रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में बिजली की मांग 4 से 4.5% बढ़ेगी। ये औद्योगिक गतिविधि में निरंतरता का संकेत है। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि कुछ क्षेत्रों में, खासकर शहरी इलाकों में, मांग अभी भी थोड़ी धीमी बताई जा रही है। नियामक और कानूनी मोर्चे पर भी कुछ हलचल है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति माना है, जिसे ट्रस्ट में रखा जा सकता है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक अहम फैसला हो सकता है। ये वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिप्टो को एक तरह का कानूनी दर्जा देता है, कम से कम संपत्ति के रूप में तो देता ही है, भले ही रेगुलेशंस पर अभी पूरी स्पष्टता ना हो। दूसरी तरफ अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क बढ़ने से वहां की कंपनियां स्थानीय लोगों को नौकरी देने पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं। इसका असर भारतीय IT पेशावरों और कंपनियों पर पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक देखने वाली बात होगी। और वैश्विक सप्लाई चेन का मुद्दा फिर से उठ रहा है। चीन ने रेयर अर्थ्स, जो कई हाईटेक उत्पादों के लिए जरूरी हैं, उनके प्रसंस्करण उपकरणों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। भारत अपनी घरेलू क्षमता बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या चीन के इस कदम से हमें मुश्किल होगी? हाँ, ये निश्चित रूप से एक चुनौती पेश कर सकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए जो इन खनिजों पर निर्भर हैं। ये भारत के लिए अपनी सप्लाई चेन को और विविध बनाने और घरेलू उत्पादन को तेज करने की जरूरत को और पुख्ता करता है। इसके अलावा बैंकिंग ग्राहकों के लिए भी कुछ बदलाव हैं। नामांकन सुविधाओं और लॉकर नियमों से जुड़े नए नियम 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं। और अगर हम खास सेक्टरों पर नजर डालें तो आज रक्षा क्षेत्र चर्चा में रहा। जैसे PTC इंडस्ट्रीज को DRDO से ऑर्डर मिला। नवीनीकरणीय ऊर्जा में भी काफी कुछ हो रहा है। होंडा और OMC पावर की बैटरी रिसाइकलिंग साझेदारी, और ये वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स VPPA,
ये क्या होता है संक्षेप में? हाँ, वर्चुअल पीपीए या वीपीपीए ये एक तरह का वित्तीय समझौता है जहां एक कंपनी सीधे किसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जैसे सोलर या विंड फार्म से बिजली खरीदने का वादा करती है बिना उसे सीधे इस्तेमाल किए। इससे कंपनी अपने सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को पूरा करती है और प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग मिलती है। ये भारत में काफी लोकप्रिय हो रहा है आजकल। दिलचस्प है। ईवी सेक्टर में भी काफी गहमागहमी है। एक तरफ ओला इलेक्ट्रिक फंड जुटा रही है और सर्विस की दिक्कतों से भी जूझ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी चर्चा है कि बैटरी बनाने वालों से आगे बढ़कर पूरे ईवी इकोसिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है। सही बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी भूमिका भी अहम बनी हुई है। बिल्कुल, ये सारे रुझान मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। पहला, सरकारी नीतियां जैसे GST, EV प्रोत्साहन, रक्षा में मेक इन इंडिया, ये सीधे तौर पर सेक्टरों को आकार दे रही हैं। दूसरा, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा है, चाहे वो अमेरिकी वीजा नियम हो, चीन का निर्यात नियंत्रण हो या AI और क्लीन एनर्जी जैसे वैश्विक ट्रेंड्स। ये भारतीय कंपनियों के लिए मौके और चुनौतियां दोनों ला रहे हैं। हाँ। तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन पूरी तरह एक समान नहीं है, जैसा हमने पहले कहा। और चौथा, वित्तीय बाजार इन सभी फैक्टर्स पर प्रतिक्रिया दे रहा है। घरेलू नतीजे, वैश्विक संकेत, FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह। वैसे ये नोट करना भी दिलचस्प है कि निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स ने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया है। ये शायद वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज यानी 27 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय व्यापार जगत के लिए काफी घटनापूर्ण रहा है। हमने तिमाही नतीजों की एक जटिल तस्वीर देखी, जहां कुछ ने उड़ान भरी तो कुछ जमीन पर रहे। हमने कंपनियों की महत्वाकांक्षी योजनाएं देखी, बड़े विस्तार, नई टेक्निक में भारी निवेश और रणनीतिक साझेदारियां, और साथ ही कुछ विवाद और उनके स्पष्टीकरण भी सुने। हाँ। आर्थिक मोर्चे पर नीतियों का असर दिख रहा है और AI व नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे भविष्य के रुझान गति पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बात जो मुझे लगता है सोचने पे मजबूर करती है, वो है AI का बढ़ता प्रभाव। हाँ। हमने देखा कि रिलायंस जैसी कंपनियां इस पर अरबों डॉलर लगाने को तैयार हैं। मेटा जैसी वैश्विक कंपनियां यहां जीवी बना रही हैं। एम्फेसिस और HGS जैसी कंपनियां अपने AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही हैं। ये सिर्फ बैक एंड एफिशिएंसी का मामला नहीं रह गया है। सही। ये बिजनेस मॉडल को ही बदलने की क्षमता रखता है। एक स्रोत में मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि अकेले रिलायंस के AI वर्टिकल का मूल्यांकन $30 बिलियन तक हो सकता है। $30 बिलियन? जी। एक हेडलाइन ने तो यहाँ तक पूछा, क्या AI रिलायंस के लिए नया तेल बन सकता है? ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है। व्यापक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए इस तकनीकी क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये वो सवाल है जिस पर हमें आने वाले समय में लगातार विचार करना होगा। वाकई एक बड़ा सवाल जिसके जवाब धीरे धीरे ही सामने आएंगे। हमारे साथ आज इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें, समझते हैं।